हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और बिहार फायरमैन परीक्षा में बिहार जीके से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप बिहार जीके के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में टॉप 201 लीनियर क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। तो अगर आपका भी एग्जाम है 27 फरवरी बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा और 27 मार्च फायरमैन परीक्षा, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार जीके बिहार दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में और बिहार उत्पाद सिपाही और फायरमैन के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिहार के अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें बिहार जीके पूछा ही जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका अगर 10 से 15 क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। और इतिहास भूगोल पूरा बिहार जीके हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, उसके बाद बिहार के भूगोल की भी बात करेंगे और बिहार का करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग बिहार का परिचय सबसे पहले हम लोग जानेंगे और हर एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएगा बिहार जीके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की जो घोषणा है 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ये शायद क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते हैं और यह बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की घोषणा होती है। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? बिहार राज्य की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1912 को। तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा होती है और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो बिहार में हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे हम लोग बिहारी कहते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10,40,99,452। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देख लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश व 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वह बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती की परीक्षा देने की, जो 27 फरवरी को होने वाली है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेरशाह सूरी मार्ग। ग्रांड ट्रंक रोड हम लोग जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर शेरशाह सूरी मार्ग रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये 2011 की जनगणना की डाटा है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा है, बिहार पुलिस में भी छपा है, बिहार दरोगा में भी छपा है और इस बार भी दोनों एग्जामों में से किसी ना किसी एक एग्जाम में जरूर छपेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 8 है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1978 में। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1978 में सबसे पहले बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया। बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर। 1978 में मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो नेपाल अगर आप जाना चाहते हैं तो रक्सौल हवाई अड्डा जो है वहाँ से आपको फ्लाइट मिल जाएगी, वहाँ से
नेपाल आप जा सकते हैं। और रक्सौल हवाई अड्डा जो है नेपाल जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो नेपाल की करती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? नेपाल की सीमा को। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ था? तो वैदिक युग से हुआ था। बिहार में संगीत का जो प्रारंभ है वह वैदिक युग से ही हो गया था। बक्सर का युद्ध बहुतों बार क्वेश्चन में पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? ये आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। तो बिहार की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु के नाम से बिहार के जलवायु को हम लोग पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार में जो शरद ऋतु में वर्षा होती है वह किसके कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो अक्टूबर महीना में, मतलब अक्टूबर के बीच में बिहार में मानसून लौटता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो भोजपुर से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? भोजपुर से करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में अपोध मिट्टी जो है वह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। लाल मिट्टी जो है बिहार के गंगा नदी की दक्षिणी भाग में मिलती है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में 5वां स्थान है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो पूर्णिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा कि बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? पूर्णिया में पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 6वां है। 6 नंबर पर है अभी बिहार तंबाकू उत्पादन में। जूट के उत्पादन में बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा है। जूट की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है वह कौन सी है? मेस्टा है। मेस्टा जो फसल है वह जूट की जैसा ही होता है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होता है? तो आप सभी जानते हैं गंगा का जो उत्तरी मैदान है वहाँ नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन जो नगरों में उद्योग है वो बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना आपको मालूम होगा। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर है। वह कहाँ है? तो देखिए, बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने का कारखाना है, लेकिन सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही जगह है और वह आपका शाहपुर में है। शाहपुर आपको मालूम होगा बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? दोस्तों बरौनी में है। जो लोग बरौनी से मालूम होगा उनको मालूम होगा बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? बरौनी में है। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा दोस्तों, पीडीएफ आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आप पीडीएफ डाल दिया जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फटाफट जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और आप इसे जरूर पूरा कीजिएगा। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? तो फतुहा आपको मालूम होगा दोस्तों, बख्तियारपुर के पास में है। पटना और बख्तियारपुर के बीच में फतुहा है। फतुहा को आप लोग मालूम होगा, फतुहा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में थी। भले अब नहीं है वो अलग बात है, लेकिन 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान जो थी वो पटना में स्थित है।
बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 62 के बीच में। 1860 से 62 के बीच में बिहार में रेल का परिचालन शुरू हो गया। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडियन रेलवे। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो कीडल से आसनसोल। कीडल से आसनसोल जो है वह प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी बिहार में। बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर। वह कौन सा है? मध्य पूर्व रेलवे। मध्य पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बहुतों बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जिसे ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रीय मार्ग नंबर 2 का निर्माण, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे बच्चे पटना विश्वविद्यालय में दाखिला भी लिए होंगे और उन्हें मालूम होगा क्योंकि गेट पर ही लिखा हुआ है 1917। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार उत्पाद सिपाही या अगर आप बिहार फायरमैन की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बिहार का इतिहास, बिहार के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया? तो मधुबनी शैली। बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के कारण प्रसिद्ध हुआ? मधुबनी शैली, क्योंकि मधुबनी में ही मिथिलांचल भाषा बोली जाती है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विद्या के लिए दिया जाता है? तो राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा पटना में है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार में मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती है? तो रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद जो है यही 3 फसल हैं जो बिहार में मुख्यतः उगाई जाती है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? 7.1%। छाप लो दोस्तों, 7.1%। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 5.28%। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 5.28% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार में अन्य फसलों के जैसा आलू का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश जो भी हैं उसमें सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो नलकूप। आप लोग सभी जानते हैं बोरिंग के माध्यम से बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है? तो 30%। वो भी अब कम ही हो गया होगा क्योंकि ये डाटा पुराना है। जिस प्रकार से नहरों का नष्ट किया जा रहा है उस प्रकार से तो नहीं लगता कि अभी 30% होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है? 65%। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों VBI क्वेश्चन है, छाप लो। 1954 में बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण हुआ था। मेढक परियोजना किन 2 राज्यों के परियोजना है? बिहार उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेढक परियोजना बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन पूछेगा भी बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कि मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की है। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो मगध। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया है और बख्तियारपुर, इसी का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बख्तियारपुर पड़ा है। बख्तियारपुर से आप लोग होंगे तो आपको मालूम होगा। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज है। पटना मेडिकल कॉलेज जो है वह बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में
कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, इसका प्रकाशन सन 1874 में किया गया था। तो देख लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जिसका प्रकाशन 1874 में किया गया। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो पटना से। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो पटना से होता है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1874 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? तो इलाहाबाद बैंक की। बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना है। बेसिकली पटना की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। अब तो और सीएसपी इधर उधर खोल के बैठ गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं बिहार में। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आपको मालूम होगा। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वन लिनियर फॉर्म में ही है। बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो था और मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई। अगर क्वेश्चन पूछे कि नमक सत्याग्रह बिहार में सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई, तो चंपारण और सारण से 6 अप्रैल 1930। बिहार की मुख्य चित्रकला शैली मधुबनी पेंटिंग, आपको मालूम होगा। पट्टन कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सबसे ज्यादा मधुबनी पेंटिंग की बात होती है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली खां। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो दरभंगा, मधुबनी, उधर मैथिली भाषा बोली जाती है। मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा बोली जाती है। आपको मालूम होगा अगर आप पटना के निवासी हैं या गया के निवासी हैं तो। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो मैथिली भाषा को। बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तब पितृपक्ष। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? पितृपक्ष। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला घूमने गए होंगे, हम भी गए हैं, आपको भी मालूम होगा। बिहार का विश्व विख्यात पशु मेला सोनपुर का मेला है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुद्ध जयंती। बुद्ध भगवान का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बिहार में बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो फाग एक राग होता है संगीत के क्षेत्र में, जिसका सृजन महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। जब विवाह हुआ होता है तो लगन वगन का गीत गाया जाता है, अभी भी गाया जाता है, महिलाएं गाती है, तो उसे हम लोग लगनी राग कहते हैं। बिहार के प्रख्यात गायक राजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? ठाट। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत है? राजगीर। राजगीर कभी घूमने जाइए, जू सफारी खुला है, वहाँ ग्लास ब्रिज है, यहाँ बहुत घूमने दर्शनीय स्थल है, घूमने लायक है, तो आप भी कभी राजगीर जाइए। और देखिए
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्वेश्चन पढ़ लिए तो आ जाएगा, तो देखिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में बैठाना है, क्योंकि सभी एग्जाम में बिहार जीके पूछा ही जाएगा। और बिहार जीके के ऐसे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, गिने चुने क्वेश्चन आपको कोई अभी तक नहीं करवाया होगा। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? सासाराम। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। 2001 के 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 25.40%। लेकिन अब 2022 में जो जनगणना होगी उसमें कुछ और ही जो डाटा है वो सामने आएगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है मुंगेर है। सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी है तो मुंगेर में है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना 1974 में होती है। भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? ग्रांड ट्रंक रोड, इसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। तो देख लीजिए, आज का पटना ऐतिहासिक काल में मगध भी था, पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, अजीमाबाद भी था, और ये बहुत सारे नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम था, तो ये मत कहिएगा कि नहीं जानते हैं, पटना का प्राचीन नाम था। और आप जान लीजिए कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है और 38 मंडल हैं, जिसमें जिले को क्रमशः 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंड, 8471 पंचायत और 45,103 गाँवों में बांटा गया है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच में हुआ था। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जाने। बिहार का प्राचीन इतिहास, तो बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले से लगभग 10,000 ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूरा पाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त होते नहीं हैं। बिहार में ताम्र पाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों की जानकारी किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर भी क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। इस पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया। सबसे पहले मगध पर किसने शासन किया? हर्यक वंश ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी, जो आज का राजगीर है। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। किस राज्य में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं? बिहार में। तो क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेगा, समझे। बिहार में विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाली वेद संहिता है। बिहार में विश्व की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली वेद संहिता है। बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म रहा है। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में होती है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिला से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार के मौजूदा राजधानी पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, यहाँ गलत है। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, आपको मालूम भी होगा। चलिए आगे हम लोग आपको लेके चलते हैं। आगे आप जान लीजिए,
कि अगर शासन की बात करें तो अंग, मगध और वजीज संघ का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व में इतना प्रसिद्ध हुआ था कि एलेक्जेंडर मतलब सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र भारत का राजधानी था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार का राजधानी हुआ करता था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो का खोज किया, और यह गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। तो समझ लीजिए, जब दुनिया में विश्व में कोई लोग पढ़ना नहीं जानता था ना, तो बिहार के लोग पढ़ रहे थे। तो बिहार और बिहारियों को इतना हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगला देख लीजिए, मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण का केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार को उस समय काफ़ी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत की राजधानी दिल्ली था, और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह सूरी था। सासाराम जिले का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया है। बिहार के किस जिले का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया है? तो सासाराम, याद रखिएगा। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया था। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता होता था। 22 मार्च 1912 के बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था। बिहार अलग राज्य कब हुआ था, या बिहार से बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। तो यहाँ जितने भी राज्य बिहार से अलग हुए, वो सभी का डाटा है। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर के पास है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको मालूम होगा, प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में होती है, द्वितीय पाटलिपुत्र में, और तृतीय आपका जो है वह कुंडल यहाँ होता है वैशाली में, और चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, जो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावागढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पूर्ण स्थापना कनौज युद्ध के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, और संत सरफुद्दीन याहना मनेरी का मकबरा पटना जिला में है। अगर क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन शायद अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे कि संत सरफुद्दीन याहना मनेरी का मकबरा कौना जिला में है, तो ये पटना जिला में है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजक कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो आपका वैशाली के कुंडलवन में हुआ था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र राजधानी की नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी किसके पुस्तक से मिलती है? मेगास्थनीज के, और उस पुस्तक का नाम इंडिका है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुनों को कौन पराजित किया था? स्कंदगुप्त। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अब बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ बिंबिसार का अधीन हुआ था। तो देख लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे ही छपेंगे, नहीं छपने वाला सवाल ही नहीं होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 315 ईस्वी में। मेगास्थनीज को सेलुकस ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य है, विशाखदत्त है। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किसकी स्थापना की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबेते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नजीब था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। तो बिहार में गोलघर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने की। कब की? 1931 में की। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। और बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा किस ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में। मजहरुल हक बिहार में किसके संस्थापक थे? होमरूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होमरूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। बहुत बार दोस्तों पूछा है यार। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखो, पूरा परीक्षा तुम्हारे इशारे पर ना चाहिए। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो यार। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ और वहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। स्वामी शाहजानंद बिहार के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी शाहजानंद थे। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा तो आपको जो कहना हो आप हमको कहिएगा। 100% आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा छपेगा छपेगा। स्वामी शाहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे, याद रखिए। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत माना था। 1912 में ऊपर ही बताया है। 1936 में बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ। और मुहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो पीर अली ने। कहाँ किया? पटना में किया। वहाबी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली। वहाबी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। और 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ। और स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्मित शेरशाह था। महावीर का जन्म स्थान कुंडा ग्राम है, कुंड ग्राम कहते हैं, वैशाली में पड़ता है। घूमने आप गए होंगे। सिखों के 10वें गुरु सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। 10 गुरुओं में सबसे पहले बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था।
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। और जो लोग वीडियो का लाइक नहीं किए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है और हम क्या कह रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में अब हम लोग जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान लीजिए। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकिट कहा गया है। मगध को किकिट किसने कहा है? चिंतामणि ने। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरी नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल व तत्स्य अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास का भारत का इतिहास बन गया। प्राचीन गणराज्य के बारे में बात करें तो प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 20 गणराज्यों का उदय हुआ था। ये गणराज्य हैं तो देख लीजिए, ये 10 गणराज्य हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भाग, केशपुत्र के कलाम, रामाग्राम कोलिया, कुशिमार के मल्ल, पावा के मल। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेह के बारे में जान लीजिए। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राज्यन वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। ये जन का नाम था। कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत ईश्वक के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। इस वंश को यहाँ क्या लिखा है? राजा शिरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। उस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। पटना और गया जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, कालाशोक के बारे में है, नंद वंश के बारे में है, मौर्य राजवंश के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो यहाँ से आपका पूरा इतिहास से लेकर, भूगोल से लेकर, अशोक के बारे में है, बौद्ध धर्म के बारे में है, जैन धर्म के बारे में है, शुंग राजवंश के बारे में है। तो देख लीजिए, ये अगर आपको PDF मिल जाए ना तो समझिए कि आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। इतिहास से लेके भूगोल तक, मुगल साम्राज्य से लेके दिल्ली सल्तनत तक, आधुनिक इतिहास से लेके जितना भी इतिहास और भूगोल है ना, सब इसी PDF में है। तो सब आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और गला भी सूख रहा है दोस्तों। तो कहिएगा तो इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड कर देंगे आपके एग्जाम से पहले। और नहीं तो अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिनका भी एग्जाम 27 फरवरी को है, बिहार उत्पाद सिपाही का या बिहार फायरमैन परीक्षा जिनका भी है, देख लीजिए सभी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे वह बिहार के महत्वपूर्ण स्थलों की सूची हो या जो भी हो, कुछ भी हो, सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में इस्लाम और सूफी सिलसिला भी है। यहाँ देख लीजिए, बिहार में ईसाई धर्म की स्थापना भी है। तो देख लीजिए, परमाउंट IAS का जो है यह PDF है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिख के PDF मिल जाएगा। टारगेट है 1 के लाइक का दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और एग्ज़ाम में किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।